फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। जहां वो पले बढ़े वहां से उन्होंने सिर्फ उर्दू सीखी थी। उनको 3 लैंग्वेजेस आती थी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। और रशियन वो खुद से सीख रहे थे, सेल्फ ट्यूटर कर रहे थे वो उसके। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ जी। तो लैंग्वेजेस की बात, उर्दू सीखी उन्होंने, और हिंदी और इंग्लिश उन्होंने तब सीखना शुरू किया। हिंदी तो मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ उसके बारे में, लेकिन हाँ डेफिनेटली इंग्लिश उन्होंने तब सीखना शुरू किया। दादी बताती थी कि जब ताऊजी जो थे, उनके बच्चे जो थे, वो स्कूल जाते थे और उनकी किताबें पढ़ पढ़ के उन्होंने इंग्लिश सीखी। यानी वो सारे ही मामले में सेल्फ ट्रेन्ड थे। उनकी जो सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी, इतनी डोमिनेट करती थी उनकी बीइंग को, कि अपने बच्चों की किताबें पढ़ के उन्होंने फिर वो सीखी, इंग्लिश सीखी। और शायद हिंदी भी तभी सीखी क्योंकि बेसिकली तो अपने गांव में उन्होंने सिर्फ उर्दू सीखी थी। और फिर इतना पढ़ लिया। खास बात यह है कि जो ताऊजी थे, आपके पापा और हमारे बड़े ताऊजी, उनकी जो बीए की किताबें हैं ना, वो आज तक मेरे पास हैं। दादाजी की लाइब्रेरी में पड़ी है वो किताबें, जो ग्रामर बुक्स हैं, जो इंग्लिश के नॉवल थे, इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, इंग्लिश वाली किताबें सारी, क्योंकि उनको लैंग्वेजेस का शौक था सीखने का, और वो आज तक मिलती हैं। तो मतलब सीखने की जो है, पढ़ने की जो लगातार चाह थी उनकी, वो शुरू से लेकर उनके आखिरी वक्त तक उनके साथ रही। मुझे लगता है कि अपनी डेथ के शायद 1 या 2 दिन ही रहे होंगे जब उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा। आखिरी वक्त तक वो अखबार पढ़ते रहे। अखबार पढ़ना उनकी, उनके बेड के पास उनकी जो किताबें थी वो हमेशा रहती थी। और उन्होंने सुबह उठे, चाय पी, किताब पढ़ी, सैर को गए, आके किताब अखबार पढ़े, फिर नाश्ता किया, फिर अखबार पढ़े, किताबें पढ़ी, खाना खाया, सो गए, उठ के फिर किताब पढ़ी, सैर करके आ गए, आके किताब पढ़ी। मतलब किताब पढ़ना और बात करना, बातें करना, कहानियां सुनाना। जो मुझे लगता है कि जो इतना सारा कुछ, अगर आज मुझे कहानियां आती हैं, आज जो मैंने बाजी से कहानियां सुनी थी, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को सुनाती हूँ। और जब क्लास कंट्रोल में नहीं आती, 80 की 100 तक की क्लास कंट्रोल में नहीं आती, फिर मैं कहानी सुनाना शुरू कर देती हूँ, और सारे बच्चे शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई भी गिरे तो आवाज आए। तो मुझे लगता है कि जो मेरा कहानी सुनाने का एक नैक है, टेस्ट भी है, वो उनसे आया। तो अब लिटरेचर मेरी रोजी रोटी बना, और कहानियां पढ़ना, कहानियां सुनाना, दैट हैज मेड मी अ गुड टीचर। और वो उसने मुझे बहुत इम्प्रूव होने में भी मदद दी, और हाँ, माइंड को कंट्रोल करना भी सिखाया। मेरी जिंदगी के बहुत मुश्किल डिसीजन मैंने, कुछ तो लिटरेचर के दम पे, यानी एक आप जो एक समझ डेवलप करते हो लाइफ की, उसके दम पे, और बाबा जी के पास बैठ के लिए सबसे मुश्किल डिसीजन। और खास बात यह है कि उनको कहानी नहीं सुनानी पड़ती थी। कहानी बिल्कुल सारी बात नहीं, डिटेल नहीं बतानी पड़ती थी। उनको बैठ के मैंने कहा कि बाजी ऐसा है और मैं ये चाहती हूँ, 2 सेंटेंस। तो उसने कहा ठीक है, बिल्कुल जो तुमने सोचा है वही करना, और कोई भी कुछ कहे तो डोलना मत, बस, बात खत्म। अब मार झाड़ू सारी बात को और सो जा। और मैं वैसे ही करती थी। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का मूल मंत्र है। आज भी जब मैं टेंस होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि छोड़ो बात, सो जाओ, सुबह उठ के सोचेंगे। और सुबह उठ के वो बात उतनी बड़ी लगती नहीं जितनी वो रात को लगती है। और आदमी जब नींद भर के सो ले, तो मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम्स ही हल हो जाती हैं। जो आदमी नींद भर के सो लिया, उसको स्ट्रेस कैसे रहेगा? बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके फिलॉसफी मतलब उनकी फिलॉसफी थी लाइफ की, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और वही उन्होंने आगे अपने बच्चों में, ग्रैंड चिल्ड्रन में, सब जनरेशन्स में परकोलेट की है। उसको हम लोग भी बिल्कुल। आ, हमारे सभी के अंदर आया हुआ है। और ये एक लाइफ जीने का एक अच्छा है। सुबह जल्दी उठना,
नियम से अपने लिए करना, नियम से खाना खाना, नियम से सो जाना, ये सब बहुत ही जरूरी है। इस बारे में मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगी। हमारे जो बाबा जी थे और हमारी दादी थी, लुक्स में, हाँ जी। पर्सनैलिटी में बिल्कुल डिफरेंट थे, है ना। तो मैं आप, और फिर भी उनकी इतनी अच्छी निभी, जैसे 72 years ऑफ मैरिड लाइफ, और बहुत ही हंसते खेलते कहूंगी, उसमें हंसी मजाक भी था, तकरार भी था, प्यार भी था, रूठना भी था, सब था। तो आप उनकी पर्सनैलिटी दोनों की थोड़ी सी डिस्क्राइब करेंगे अपने सुनने वालों के लिए? हाँ जी। बाबा जी, अगर हम अपीयरेंस से शुरू करें, बाजी टॉल, फेयर, हैंडसम, ही वाज अ हैंडसम मैन। और दादी हमारी छोटी थी, गोल मटोल थी और डार्क थी। हाँ, मतलब अगर हम अपीयरेंस के हिसाब से कहें तो जिसको हम कहते हैं ना कि अब मैं क्या कहूँ, मेरे दादा और दादी के बारे में तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगी, हाँ। लेकिन जो समाज की राय होती है तो बिल्कुल डिफरेंट जोड़ी थी उनकी। और पर्सनैलिटी वाइज थी, दादाजी बहुत लिबरल विचारों के थे, अपने वक्त के से बहुत आगे। आर्य समाज को मानते थे, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, पूजा पाठ करना, व्रत त्योहार ना, वो किसी चीज में विश्वास नहीं रखते थे। वो कहते थे अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, और किसी का बुरा मत चाहो, बस यही थी उनके, उनका धर्म कह लो या जो भी कह लो। दादी हमारी पूजा पाठ करती थी, व्रत त्योहार, देना लेना, ये मतलब जो कर्म कांड है जो वो पूरा उनमें विश्वास रखती थी। लेकिन उनकी इतनी अच्छी निभी 72 years का जो उनका पीरियड था साथ रहने का, वो इतना अच्छा और जिसको हम कहते हैं निर्बाध रूप से चला, वो इसलिए कि वो अपनी सोच एक दूसरे पे थोपते नहीं थे। वो एक दूसरे को स्पेस देते थे कि जो जैसा है वैसा रहे, रिश्ता भी है, और दो जो पर्सन है वो भी इंडिपेंडेंटली भी चल रहे हैं और साथ में जुड़े भी हुए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो अलग अपनी अपनी राह चल रहे थे, कोई किसी के आड़े नहीं आता था। अगर दादी को श्राद्ध करने हैं, पंडित को खाना खिलाना है तो खिला ले, लेकिन वो कहते थे पहले मुझे भी दे दे, मेरे को भी माँ ने पाला है, थोड़ा सा अंश मुझ में भी है। दादी नहीं मानती थी, ठीक है पंडित को खिला के फिर मैं खिलाऊंगी, अच्छा फिर खिला लेना, लेकिन मैं नहीं बैठूंगा, तुम खिला लो, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो दादी अपने तरीके से करती रहती थी और बाजी अपने तरीके से करते रहते थे। दोनों की तकरार भी होती थी तो वो कुछ खास नहीं होती थी एक दूसरे को, मतलब वो जस्ट जैसे खाना खाने के बाद चूरन लेना होता है, वो चूरन जैसी तकरार थी, लड़ लिए झगड़ लिए और उनका खाना हजम हो गया। फिर वो क्या कहती, हाँ तू बाजार जाएगा मेरे लिए ये लाइयो, हाँ जी लेके आऊंगा। तो वो कहते थे भी तू ही सियानी है, मैं तो किताब मन लगाने के लिए पढ़ता हूँ, बाकी इनमें है कुछ नहीं, मैंने तो तेरी बात माननी है, जो तू कहे वही ठीक है, तेरी जो बात है वो सारी किताबों से ऊपर है। तो ये आजकल और की जनरेशन, लेकिन उन्होंने, हाँ हाँ, हाँ, मैं कह रही हूँ आजकल की जनरेशन के लिए ये रिलेशनशिप गोल्स हैं कि हाँ बिल्कुल, इतना इम्पोर्टेंट है। जब एक लड़का लड़की एक विवाह में जा रहे हैं, तो एक दूसरे पर हावी नहीं होना है, साथ रहना है, हाँ साथ जी, चलना है, और दोनों को ब्रीदिंग स्पेस देनी है, ताकि दोनों की जो इंडिविजुअलिटी है वो मेंटेन रहे। जब दोनों की इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है, तो उस दोनों पर्सनालिटी के जो पॉजिटिव्स हैं वो मिलकर आगे परिवार के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, और वो परिवार फिर बहुत अच्छा प्रॉस्पर करता है। तो उनका बिल्कुल, जीवन अम, हर हर एस्पेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छोड़ता है। अब इसमें मैं आपसे हाँ। दादाजी के पहनावे के बारे में, कितना सिंपल पहनावा था और कितने वो कपड़े रखते थे, इस बारे में। पहनावा तो उनका क्या कहें, मतलब धोती कुर्ता पहनने उन्होंने या तहमत बांधते थे हम्म। उनको, मतलब मिनिमम कपड़े हुआ करते थे उनके पास, मैक्सिमम दो कुर्ते पजामे सर्दियों के लिए, जो वो बहुत कम पहनते थे रूटीन में। कपड़ों पे उन्होंने कभी ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं, कपड़े सिर्फ क्योंकि तन ढकने के लिए जरूरी है,
तो कपड़ा तन ढकने के लिए, लेकिन हाँ वो कहते थे कि मतलब बड़े होने के बाद जब हम स्कूल से कॉलेज में गए तो वो हम सबको उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा कपड़ा सस्ता पहन लेना, जूता घटिया मत पहनना। कपड़ा मोटा सोटा पहनने से शरीर खराब नहीं होता, जूता घटिया पहनने से चाल खराब हो जाती है। और दूसरी बात ये कि घटिया आदमी के पास मत बैठ, जो लो क्वालिटी का तुम्हें लगे आदमी उसको दूर से राम राम करो और आगे चलो। तो जो जब हम जैसे होता है ना कि बच्चा समाज में इंडिपेंडेंटली आना जाना शुरू करता है, रिश्ते बनाना शुरू करता है, तो उसको चैनलाइज करने की जरूरत होती है, उसकी सोच को, उसकी उसके उसके जो सोशल रिलेशंस हैं उनको भी डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कभी नहीं कहा कि ये अच्छा है इसके पास बैठो और ये अच्छा नहीं है इसके पास मत बैठो। उन्होंने कहा कि तुम खुद समझो कि कौन ठीक है कौन नहीं, तुम खुद चुनो। लेकिन चुनना दोस्त बनाने में सबसे जरूरी है कि घटिया आदमी आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे दोस्त बनाओगे तो खुद ब खुद ग्रो करोगे। तो मतलब उनकी सीख देने का ढंग भी था। और जब दोस्तों से, हमारे जो दोस्त थे लड़के लड़कियां सारे, वो आते थे घर और बाजी उनसे खूब बातें करते थे, बिना हमें ये एहसास कराए कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। अब मुझे समझ में आता है कि वो क्यों बातें किया करते थे उनसे, क्यों पूछते थे कि तुम लोग क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तू क्या पढ़ती है बेटा, कौन सी किताब पढ़ती है तू। उससे बच्चे का टेस्ट पता चलता है, उसका करेक्टर पता चलता है, उसकी सोच पता चलती है। तो ये बातें मुझे आज समझ में आती हैं। तब मैं सोचती थी कि बाजी कोई बात नहीं, सबसे ही बातें करते हैं तो हम उनसे भी बातें करते हैं, हमसे भी बातें करते हैं। तो वो आपको एहसास कराए बगैर कि वो आपके दोस्तों को जांच रहे हैं, उनको जांच लिया करते कि बच्चे का आना जाना किस तरह के लोगों में है, इसके जो सर्कल में लोग हैं वो कैसे हैं। तो बहुत ही ऐसा ढंग था कि आपको जांच पड़ताल आपकी सारी हो गई, आपको पता भी नहीं चला, आपको पता भी ऐसा नहीं काम था। चला। हाँ जी। बिल्कुल। और क्या बात की जाए, बाबा जी के बारे में तो ऐसे दिल करता है करते ही रहो बातें, हाँ नेवर एंडिंग है। पर कहीं हाँ। अपने को इसमें अपने नहीं, को। मैंने उनकी हाँ अ, बात तो बहुत सारी है, हम बहुत सारी लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनकी 11th थी डेथ एनिवर्सरी उनकी। उनका जन्म बाबा जी बताते थे 1914 का, जब पहला जो विश्व युद्ध था जब हुआ। हम्म और उनकी डेथ हुई 1 जनवरी 2008 को। हम्म तो मैंने एक कविता लिखी थी उनके लिए हम्म 1 जनवरी 2019 को। 11 साल हुए थे उनको गए हुए। तो हम्म वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। हाँ जी, इंग्लिश में है ये। हम्म 11 years before, on this very day, Babaji completed his stay with us all. He demanded the newspaper first till his last, never left his books though nearing the blast, and asked Ma to serve the each well who would come to pay him homage last. It was not for nothing that one of my teachers, after meeting him, exclaimed, "He is not body, he is mind." It has been 11 years today that our Baji left to call on God to tell him his stories. That was how Sohrab is my son, that was how Sohrab was made to understand his departure. And we remember him for his patience, his equanimity, and his love for literature. बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। दिस इज अ वेरी नाइस ओड टू बाबा जी। और हाँ इसके जी। साथ ही हम इसको समाप्त करते हैं। और आज ये करने का बस मन में बहुत समय से चल रहा था कि बाबा जी के बारे में बातें की जाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे कजन्स हैं, आगे उनके बच्चे हैं
जो जानते नहीं है, अपनी रूट्स को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तभी हम बेसिक्स से जुड़े रहते हैं। लाइफ में कितने भी ऊपर चले जाएं, कितनी भी तरक्की कर लें किसी भी वे में, पर अपने ग्राउंड रियलिटी को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। और बाबा जी के लिए बस इसके बहाने कुछ यादें याद हो गई, और उनको याद करके हमेशा ही अच्छा लगता है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे। और इसके साथ ही आप कुछ कहना चाहें, और इसके बाद हम इसको समाप्त फिनिश करते हैं। आपने वैसे अपनी पोएम में एक बहुत अच्छी बस यही कहना चाहूंगी, हम्म हाँ, कि बाबा जी कितने खास थे हमारे सबके लिए, उसका मतलब यही है प्रमाण कि आज हम उन इतने सालों बाद, उनके जाने के भी कितने सालों बाद, 15 साल हो चुके हैं, हाँ। और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और इतना खुश होके बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं खास करके, मतलब मैं बहुत गर्व करती हूँ इस बात पे कि उनके सारे पोते पोतियों में से मुझे उनके साथ रहने का सबसे ज्यादा मौका मिला। और उससे भी खास बात ये है कि एक और चीज जो उससे भी ज्यादा अच्छी है मेरे लिए, कि मेरा बेटा अपने पहले 4 सालों में उनके हाथों में पला। मैं तो जब काम करती थी उसे दूध पिलाती और बाजी के पास छोड़ जाया करती थी। तो बाजी ने उसको पेन पकड़ना सिखाया, उसको लिखना बाजी ने सिखाया। और इसीलिए मैंने पोएम में कहा कि जब बाजी गए ना, तो वो हर रोज स्कूल से आके बाजी के कमरे में जाता था कि बाजी, मैंने उसे बताया कि बाजी भगवान जी को कहानी सुनाने गए हैं। तो वो रोज आके देखता था कितनी कहानियां सुनेंगे भगवान जी, बाजी को आज भी नहीं भेजा वापस, बाजी को आज भी नहीं भेजा। वो रोज आके उनका बेड देखता था। तो हम्म। ये मेरे लिए और भी अच्छी बात है कि मेरा बेटा उनके हाथों में पला, कि शायद उन हाथों का जो प्रताप है, कुछ अंश है जो उनके मन का, वो उसमें भी आए और वो एक सफल जिंदगी जिए। और यही मैं हम अपने परिवार के सारे बच्चे जो हैं और जो आने वाले भी हैं, उनके हाँ, लिए दुआ करती हूँ कि बाजी जहां भी हैं वो हमारे बच्चों को आशीष दे, कि हमारे बच्चों का मन भी उनके जैसा हो। बस इसके साथ ही मैं आज की बातचीत कंक्लूड करना चाहूंगी कि बाजी जहां भी है हमारे बच्चों को ब्लेस करें। बिल्कुल।